बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन। कोयला सिर्फ एक काला पत्थर नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार का लक्ष्य देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है ताकि कोयले के आयात पर निर्भरता कम हो और देश का पैसा देश के विकास में लगे। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल है, तब भी हर साल बड़ी मात्रा में कोयला आयात क्यों करना पड़ता है? इसका जवाब कोयले की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में छिपा है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। पहला कोकिंग कोल, जिसका इस्तेमाल स्टील उद्योग आदि में होता है, और दूसरा नॉन कोकिंग कोल, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है। झारखंड का धनबाद, झरिया और आसपास का कोयला क्षेत्र देश के सबसे महत्वपूर्ण कोकिंग कोल क्षेत्रों में गिना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल और कुल्टी क्षेत्र मुख्य रूप से नॉन कोकिंग कोल के लिए जाना जाता है। हालांकि देश में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोयला तस्करी की वजह से उच्च गुणवत्ता वाले यानी कि हाई क्वालिटी वाले कोकिंग कोयले की कमी के कारण भारत को आज भी विदेशों से बड़ी मात्रा में कोयला आयात करना पड़ता है। आयात बढ़ने का मतलब है विदेशी मुद्रा का अधिक भुगतान, व्यापार घाटे पर दबाव और देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और पक्ष भी है जिस पर अब केंद्र सरकार का फोकस बढ़ गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में वर्षों से अवैध खनन और कोयला तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। समय समय पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। बंगाल में भले ही टीएमसी सरकार की हो गई हो विदाई, बन गई है बीजेपी की सरकार, लेकिन कोयला तस्करी पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है। सीमावर्ती इलाकों में कोयला तस्करी का संचालन गोलू और उसका सिंडिकेट कर रहा है। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में कोयले का अवैध खनन कर उसकी सप्लाई बंगाल में की जाती है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें होती है। 20 से 25,000 रुपए प्रति वाहन के दर से सिंडिकेट एंट्री टैक्स की वसूली करता है। खदानों से कोयला चोरी रोकने की जिम्मेवारी सीआईएसएफ की है। टीएमसी सरकार इसी तर्क पर अपना और अपने पुलिस बल का बचाव करती थी। अब सुरक्षा बल को अधिक अधिकार मिल गया है। वह किसी भी परिसर में जाकर छापेमारी कर सकता है। संदेह होने पर कोयला और खनन के लिए इस्तेमाल की गई मशीनें जब्त कर सकता है। एफआईआर करने पर, पुलिस की आनाकानी करने पर सीधे कोर्ट जा सकता है। खदानों से चोरी किया गया कोयला विभिन्न रास्तों से बाजार तक ही पहुंचाया जाता है और इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है। यानी जो कोयला देश के विकास में लगना चाहिए, उसका एक हिस्सा अवैध नेटवर्क के जरिए गायब हो जाता है। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, गृह सचिव, कोयला सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड, बीसीसीएल, ईसीएल और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर जीरो कोल लीकेज प्लान लागू करने का निर्देश दिया है। इस योजना का उद्देश्य केवल कोयला चोरी रोकना नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर परिवहन और अंतिम उपभोक्ता तक पूरे सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। इसके तहत संवेदनशील कोयला क्षेत्रों में सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ाई जा रही है, क्विक रिस्पांस टीम बनाई जा रही है, मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है, जीएसटी ई वे बिल वेरिफिकेशन को और मजबूत किया जा रहा है तथा जरूरत पड़ने पर सीआईएसएफ को कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी आसान की गई है। इसके साथ ही कोयला क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी शुरू हो गया है। बीसीसीएल धनबाद, ईसीएल और अन्य कोयला इकाइयों में तैनात कई वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारियों का तबादला किया गया है और उनकी जगह नई टीमों को तैनात किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को नई रणनीति और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जा सके। इसमें कमांडेंट प्रदीप कुमार विश्वकर्मा को दिल्ली मेट्रो और उप कमांडेंट हरीश कुमार को पीएआरसी मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि दिल्ली मेट्रो में तैनात अजय सिंह को बीसीसीएल धनबाद इकाई का नया सीनियर कमांडेंट बनाया गया है। संवेदनशील कोयला क्षेत्रों में निगरानी और भी कड़ी की जा सके, इस संदर्भ में ये फैसले लिए गए हैं। वही अब सवाल ये है कि आम जनता को कोयला चोरी से क्या ही लेना देना होगा।
तो जवाब सीधा है। जब एक ट्रक कोयला चोरी होता है तो नुकसान सिर्फ कोल इंडिया का नहीं होता, सरकार के राजस्व का होता है। राजस्व घटता है और जब राजस्व घटता है तो उसका असर विकास कार्यों पर पड़ता है। सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। यदि घरेलू उत्पादन का पूरा लाभ देश को नहीं मिलता तो आयात की जरूरत भी बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा पर पड़ता है। यानी कोयला तस्करी केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति और जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला मामला भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जीरो कोल लीकेज प्लान केवल कोयला चोरी रोकने तक सीमित रहेगा या फिर उन पूरे कथित नेटवर्क तक भी पहुंचेगा जिन पर सालों से अवैध खनन, तस्करी और संरक्षण के आरोप लगते रहे हैं। क्या नई सीआईएसएफ टीम की सख्त निगरानी व्यवस्था वास्तव में जमीन पर बदलाव ला पाएगी या फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे लेकिन भविष्य में। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने और हमारा साथ देने के लिए। नए दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। जुड़े रहिए बंगाबाज के साथ। मैं श्वेता पांडे, नमस्कार।